नमस्कार। आज हम भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सदिश के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान को तीन भागों में, भौतिक राशियों को तीन भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। सदिश, सदिश और प्रदिश। भौतिक राशियों को हम मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं: अदिश, सदिश एंड प्रदिश। वेक्टर, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं मात्रक की आवश्यकता होती है, जैसे लंबाई या दूरी, द्रव्यमान, घनत्व, चाल इत्यादि। जैसे हम द्रव्यमान का एग्जांपल लेते हैं। द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान जैसे 5 kg है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है। अगर हम इसमें से kg को हटा दें तो हम ये बता नहीं सकते है 5 क्या है, ये कौन सी भौतिक राशि है, 5 क्या है, सेकंड है, मीटर है, केजी क्या है ये 5, ये हम पूर्णतः बता नहीं सकते, स्पष्टतः बता नहीं सकते। इसलिए अदिश राशि के साथ मात्रक होना आवश्यक है, परिमाण के साथ। जैसे 5 kg है, द्रव्यमान का परिमाण तो 5 हो गया, 5 हो गया, और इसका मात्रक केजी हो गया। बिना केजी हम ये बता नहीं सकते कौन सी भौतिक राशि है। इसके साथ में हम दूसरा एग्जाम्पल चाल भी ले सकते हैं। चाल के आगे मात्रक नहीं लगाएंगे तो हम बता नहीं सकते ये कौन सी भौतिक राशि है। ठीक है, ये इसके बाद में हम लेंगे सदिश। ये ऐसी भौतिक राशि होती है जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक एवं दिशा तीनों की आवश्यकता होती है। सदिश में हमें क्या चाहिए? परिमाण चाहिए, परिमाण। इसके बाद में मात्रक, मैग्नीट्यूड के इसको, मात्रक, यूनिट एंड दिशा, दिशा, डायरेक्शन। हमें इसके लिए तीनों की आवश्यकता होती है: परिमाण की, मैग्नीट्यूड की, मात्रक, यूनिट एंड दिशा। किसी भी सदिश राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों की ही आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई वस्तु पे बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि बल की डायरेक्शन किधर है तो हम उसके विस्थापन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसलिए सदिश राशि में परिमाण, मात्रा के साथ साथ दिशा का भी आवश्यक होना जरूरी है। इसके साथ तीसरा है प्रदिश। प्रदिश ऐसी राशि होती है जिनका परिमाण दिशा के साथ परिवर्तित होता है।
यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में परिमाण भिन्न भिन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने स्ट्रेस यानी प्रतिबल, स्ट्रेस, विकृति, स्ट्रेन, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और भी हो सकती है। विद्युतशीलता भी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती है। अब हम लेते हैं सदिश का निरूपण कैसे करेंगे। सदिश का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सदिश का निरूपण, सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन। सदिशों का निरूपण, सदिशों को हम एक एरो यानी तीर के द्वारा यहाँ प्रदर्शित करते हैं। ज्योमेट्रिकली हम सदिशों को एक तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस एरो यानी तीर की जो लेंथ है ये सदिश के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को बताती है। ये जो लेंथ है परिमाण को दर्शाती है, परिमाण। और इस एरो की डायरेक्शन सदिश की दिशा को दर्शाती है। संकेत के रूप में हम इंग्लिश के जो लेटर होते हैं उन पर एरो लगाकर भी सदिश को व्यक्त करते हैं। जैसे इसी को देखें हम इसको ए बी वेक्टर से भी प्रदर्शित करते हैं। कई बार हम ऐसा भी लिखते हैं, जैसे हम इसको एक ही लेटर से प्रदर्शित कर दें, ए वेक्टर, या इसकी टेल और हेड पर 2 पॉइंट लेके और हम ए बी वेक्टर भी कर लिख सकते हैं, या इस प्रकार से भी हम सदिश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सदिशों का जो अपना निरूपण हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि सदिश का उपयोग क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं सदिश। मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे लगभग सदिश का जो पोलर है, जो अपना वेक्टर है, उसके बारे में कंप्लीट समझ में आएगा आपको। तो इसमें 3 एग्जाम्पल देखें, उससे पता चलेगा सदिश का क्या महत्व है। जैसे कोई व्यक्ति या कोई वही वाहन है, ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, ए से बी तक जाता है, बी से वो सी तक जाता है, सी से फिर डी तक जाता है। ए से बी तक इस डायरेक्शन में जाता है, बी से सी तक इस डायरेक्शन में जाता है, और सी से डी तक इस डायरेक्शन में जाता है। एक्चुअल में वो कितनी डिस्टेंस गया, डिस्टेंस एक्चुअल में, यानी इसका प्रारंभिक पॉइंट यहां है और लास्ट पॉइंट यहां है। तो एक्चुअल जो इसकी डिस्टेंस है वो है डायरेक्ट ए टू डी। एक्चुअल डिस्टेंस ए टू डी, ये है एक्चुअल डिस्टेंस। यानी फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट के बीच जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, एक्चुअल डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है, वो ए डी है।
यानी वो इधर नहीं जाकर सीधा जाता, तो एक्चुअल दूरी तो यही है उस पॉइंट के बीच। तो हम सदिश में क्या करते हैं, ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में वो निकालते हैं। अब इसके लिए हमें कई फॉर्मूले ट्रिगोनोमेट्रिकल या ज्योमेट्रिकल है उसका उपयोग करेंगे। जो मेन चीज इसमें वेक्टर में एक तो ये है कि फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के बीच में जो सीधी डिस्टेंस है, डायरेक्ट डिस्टेंस है, वो निकालेंगे, जिसको हम विस्थापन भी कहते हैं। ये जो डिस्टेंस होती है ये विस्थापन कहलाती है। हम सदिश में विस्थापन को भी कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें दो चीज आ गई कि बिंदु ए से डी तक कोई व्यक्ति जा रहा है, तो बिंदु ए से डी की डायरेक्शन क्या होगी? ये तो डायरेक्शन नहीं है, ये भी डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन क्या? एक्चुअल में डायरेक्शन ये है कि पॉइंट इधर ही है। और एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है तो हम कहेंगे एक्चुअल डिस्टेंस ये है। वैसे वो कैसे जा सकता है? तो हमें एक्चुअल में वेक्टर में यही करना है कि उसकी एक्चुअल डायरेक्शन और एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, जो उसका लास्ट पॉइंट है जहां कोई व्यक्ति जाना चाहता है। एक चीज तो ये होगी। दूसरा, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई वस्तु है, इसको तीन व्यक्ति इधर से खींच रहे हैं और तीन व्यक्ति ही इधर से खींच रहे हैं, तो एक्चुअल में ये किधर जाएगी? एक्चुअल में ये किधर से जाएगी? एक्चुअल में ये दोनों के बीच में से जाएगी। दूसरी कंसेप्ट ये सदिश की, हम ये ज्ञात करेंगे कि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, तो वस्तु किस दिशा में विस्थापित होगी, किस दिशा में, और उन दोनों का जो परिणामी जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो कितना होगा। यानी इसका और इसका जो इफेक्टिव है रिजल्टेंट फोर्स वो कितना होगा, और वो किस दिशा में होगा, तो हम कहेंगे दोनों के बीच से होगा। और इन दोनों का इफेक्टिव जो फोर्स वो कितना होगा वो भी हम निकालेंगे, वो कितना होगा। दूसरा, हमारा लक्ष्य उद्देश्य यह है सदिश में कि हम इसका परिणामी बल और उसकी दिशा ज्ञात करें। अगर किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं तो वस्तु का विस्थापन किधर होगा, उसका परिणामी बल कितना होगा, वो हम भी वेक्टर से या सदिश से निकालते हैं। दूसरी चीज ये है वेक्टर में। तीसरी जो है, जैसे कोई रिवर है, कोई रिवर है जिसमें पानी का बहाव इधर है, नदी में पानी बह रहा है किस दिशा में, पानी का वेग VW है, पानी का वेग इस साइड में दिशा में VW है। और कोई तैराक है, कोई तैराक इस दिशा में तैर रहा है, W S वेग से, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है इस किनारे के, पानी जो जा रहा है। अब प्रश्न ये है कि वो तैराक किधर जाएगा? तैराक ना तो इधर जाएगा और ना ही वो इधर जाएगा, तैराक किसी थर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बस यही हम ज्ञात करना चाहते हैं, यही हम ज्ञात कर सकते हैं सदिश से कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी जब उसकी जो दो जो वेग हैं उनके प्रभाव में गति कर रहा है। एक तो खुद का है और एक पानी का है। इन दोनों के प्रभाव में, दोनों के इफेक्ट में वो गति कर रहा है, तैर रहा है, तो उसका एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा, किस दिशा में जाएगा, है ना। ये भी हम सदिश से ज्ञात करते हैं। इस तीन एग्जाम्पल में सदिश की लगभग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ, दूसरा एक सदिश और भी है जो घूर्णन गति में काम आता है, जिसको हम एक्सियल सदिश कहते हैं। ये पोलर सदिश कहलाता है, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो मेन कंसेप्ट ये है डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक अगर फोर्स लग रहे हैं, बल लग रहे हैं, तो वस्तु पर परिणामी बल की दिशा किधर होगी या उसका विस्थापन किधर होगा। जिधर उसका विस्थापन होगा उधर परिणामी बल की दिशा होगी। तीसरा ये जो एग्जाम्पल है, जो किसी भी तरह
कि जो इफेक्टिव जो वेलोसिटी में क्या दो है, एक इस साइड में और एक इस साइड में है, तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी वो किस साइड में होगी वो हम इससे निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम लेंगे सदिशों का योग। सदिशों का योग, सदिशों के योग से पहले हम कुछ डेफिनेशंस लेते हैं। सबसे पहले का समान सदिश। समान सदिश एक इक्वल वेक्टर समान सदिश। ऐसे सदिश जो दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जो जिनका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी बराबर हो यानी समान हो, दिशा भी समान हो और परिमाण भी उनका दोनों का समान हो, तो वो समान सदिश कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों का परिमाण जो है ये और ये बराबर है, यानी लेंथ दोनों की बराबर है, डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, ये दोनों समान सदिश होंगे। दूसरा है असमान सदिश। असमान सदिश, असमान सदिश, इसमें क्या होता है कि तीन चीजों में या तो दो या दो से ऐसे अधिक ऐसे सदिश, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका या तो परिमाण भिन्न भिन्न हो या दिशा भिन्न भिन्न हो या परिमाण और दिशा दोनों ही उनकी अलग अलग हो, तो ऐसे सदिश कहलाते हैं असमान सदिश। जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक वेक्टर हमने ले लिया ए, एक वेक्टर है बी, ये डायरेक्शन सेम है इनकी, मगर इनका जो मैग्नीट्यूड है ना परिमाण वो क्या है, वो अलग है, इसलिए असमान सदिश है। दूसरा एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनका परिमाण समान है मगर दिशा भिन्न भिन्न है, इसलिए ये भी असमान सदिश है। तीसरा ऐसा भी ले सकते हैं हम ऐसा भी ले सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ परिमाण और दिशा दोनों ही भिन्न भिन्न है, तो ये भी असमान सदिश हो, ये भी असमान सदिश, ये भी असमान सदिश हो, ये भी असमान सदिश है। इसके बाद में हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, विपरीत सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण समान होता है मगर डायरेक्शन विपरीत होती है, अपोजिट होती है। जैसे ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इस साइड में, कोई दूसरा वेक्टर इस साइड में है जिसको हम बी वेक्टर बोलें, दोनों का परिमाण समान है मगर डायरेक्शन भिन्न भिन्न है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल यानी परिमाण दोनों बराबर हैं, सिर्फ डायरेक्शन इनकी अलग अलग है, इसलिए हम इसको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। इसके बाद में लेंगे हम शून्य सदिश। शून्य सदिश, नल वेक्टर भी बोलते इसको, जीरो वेक्टर, शून्य सदिश ये ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड जीरो होता है, शून्य होता है, और इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, आर्बिट्रेरी यानी ऐच्छिक होती है, कोई निश्चित नहीं होती इसकी। तो ये हो गया अपना शून्य सदिश। इसके बाद में नेक्स्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इकाई सदिश। इकाई सदिश,
इकाई सदिश, ये ऐसे सदिश होता है जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड इकाई होता है, यानी यूनिट, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है, इकाई सदिश कहलाता है। ये केवल दिशा बताने के काम आता है, इसे हम केवल दिशा को दर्शाते हैं। जैसे कोई सदिश, इसे कैसे देखते हैं, कोई सदिश है, मान लो ए वेक्टर, कोई सदिश ए वेक्टर है। अभी पूछा जाए कि इसकी, इस सदिश की डायरेक्शन में इकाई सदिश क्या होगा, इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का परिमाण। ए परिमाण अदिश होता है, तो हम अगर किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दें या परिमाण से डिवाइड कर दें तो हमें इकाई सदिश प्राप्त होता है उस सदिश की दिशा में। जैसे कोई सदिश ए है, हमने इस सदिश में इसके परिमाण का यानी मैग्नीट्यूड का भाग दे दिया, तो इस सदिश की दिशा में हमें इकाई सदिश प्राप्त हुआ। उस इकाई सदिश को हम कैप लगाकर व्यक्त करते हैं, कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो ए कैप यानी वेक्टर ए की डायरेक्शन में इकाई सदिश, ए कैप इक्वल टू सदिश वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये इकाई सदिश की डेफिनेशन है और हम ऐसे इसको मैथमेटिकली निकाल सकते हैं इकाई सदिश को। इसके बाद में इम्पोर्टेंट जो हमें बहुत ही ज़्यादा यूज होता है वो क्या चीज़ है कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है, यानी अक्षों के अनुदिश जो कार्तीय अक्ष, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसमें इकाई सदिश क्या लेते हैं अपन। जैसे अक्षों के अनुदिश या कार्तीय अक्षों के अनुदिश, कार्तीय अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश, एक्स वाई जेड जो हमारे कार्तीय एक्सिस होते हैं, कार्टेशियन एक्सिस जो होते हैं, इनके अनुदिश हम इकाई सदिश क्या लेते हैं। जैसे ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो हम एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश लेते हैं आई कैप, आई कैप जो हम सदैव ही लेते हैं। दूसरा वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश लेते हैं जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश लेते हैं के कैप। एग्जाम्पल देखो आप, एक्स की दिशा में आई कैप इकाई सदिश, वाई की दिशा में जे कैप इकाई सदिश और जेड की दिशा में के कैप इकाई सदिश होता है। एग्जाम्पल जैसे कहीं ये लिखा हुआ हो 3i कैप, तो ये आप सदिश राशि है, इसमें दो चीजें हैं, परिमाण और दिशा। ये हमें ये देखते ही पता चलेगा इसमें कि ये क्या चीज क्या प्रदर्शित कर रही है चीज, हमें पता चलेगा इसका कि ये ऐसी राशि है जिसका परिमाण तो 3 है, परिमाण तो इसका 3 है और डायरेक्शन इसकी एक्स अक्ष की दिशा में है। आई के यही बता रहा है कि दिशा इसकी एक्स अक्ष की दिशा में है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक्स अक्ष की अनुदिश है ना। आई के स्वयं बताता है कि ये डायरेक्शन किधर है, एक्स अक्ष की दिशा में है। अगर ये लिखा होता 5 जे के, इसका मतलब है ऐसी राशि है जिसका परिमाण तो -5 है, परिमाण तो इसका 5 और डायरेक्शन किधर है, वाई एक्स नेगेटिव वाई एक्स की दिशा में इसकी डायरेक्शन है। और ऐसा ही हम ले लें, जैसे 3k कैप ले लेते हैं, तो ये डायरेक्शन किधर बता रहा है, जेड अक्ष पॉजिटिव की दिशा में और परिमाण क्या है 3।
तो ये हो गया अपना कार्तीय अनुदिश इकाई सदिश। ये काफी इम्पोर्टेंट है जो हम इसी का आगे यूज करेंगे। अगला जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये सदिश मूल बिंदु यानी ओरिजिन के सापेक्ष विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के काम आता है या स्थिति बताने के काम आता है। जैसे XYZ, यहां कोई पॉइंट है, मान लो P है, जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी क्या स्थिति है, ये कौन बताएगा? स्थिति सदिश। कैसे? जैसे हमने इसको मिला दिया, एरो लगा दिया। स्थिति सदिश में टेल ओरिजिन पे होगी और इसका जो हेड है उस पॉइंट पर होगा जिसका हम स्थिति सदिश ज्ञात करना चाहते हैं। तो अब देखें, इसमें यहां से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, यहां से इस पर कर दिया। ये जो डिस्टेंस है ये x होगी, ये डिस्टेंस x। अगर हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करें, वेक्टर में इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या करेंगे? क्योंकि इस दिशा में जो डायरेक्शन होती है जिसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, आई कैप इकाई सदिश, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? आई कैप x लगाएंगे। इसके साथ हम आई कैप x, ये वेक्टर हो गया आई कैप x। ठीक उसी प्रकार इधर हम लगाएंगे जे कैप y। अब ये भी अभी पहले तो ये x था, अब ये वेक्टर हो गया। ये भी पहले y डिस्टेंस थी, अब ये वेक्टर होगी जे कैप y, क्योंकि इस डायरेक्शन में इकाई सदिश जे कैप होता है। अब इसका स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर, इसका क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे? बहुत सिंपल बात ये है, जैसे हम इसके क्या लिखेंगे? ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर, जो नोटेशन अपन मैंने बताया था आपको। तो ओपी वेक्टर जनरली हम स्थिति सदिश को आर वेक्टर से भी व्यक्त करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू जो भी उस किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर आई और जे लगा देंगे। जैसे आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई, ये होता है किसी भी पॉइंट का स्थिति सदिश। यदि उसके निर्देशांक x, y हो तो उसका स्थिति सदिश क्या आएगा? आई कैप x प्लस जे कैप y। अब कोई भी क्वेश्चन पूछे आप, कोई पूछे कि एक पॉइंट है P -3, 2, इसका स्थिति सदिश क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे? इसका स्थिति सदिश होगा आर वेक्टर इक्वल टू -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। सिर्फ हमें इस x कोऑर्डिनेट के साथ i लगाना है, y कोऑर्डिनेट के साथ j लगाना है। जो भी साइन आगे है वो साइन लगाना है। कोई भी पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट है P -1, 2, 3, ये कोई पॉइंट है।
इसका स्थिति सदिश पूछेगा तो क्या बताएंगे हम? सिंपली स्थिति सदिश आएगा इसका माइनस आई के एक्स कोऑर्डिनेट है, फिर प्लस 2 जे के, ये वाई कोऑर्डिनेट साथ जे के लगा दिया, फिर प्लस 3 के, इसके साथ हमने जेड कोऑर्डिनेट के साथ के लगा दिया। ये आ गया इसका स्थिति सदिश। एक साथ में एक चीज मैं और बता देता हूँ जो बहुत इजी है और अभी काम भी आएगी आपको। वो क्या है, इसका जो परिमाण यानी इसकी लेंथ, इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होगी, तो वो लेंथ, इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें दोनों चीजें, इसमें परिमाण भी है और उसकी डायरेक्शन भी है। ये जो आर के स्थिति सदिश है इसमें दोनों चीजें हैं, सदिश है ना, वेक्टर है, जिसमें इसमें परिमाण भी है और दिशा, दोनों चीजें। अगर हमें केवल परिमाण निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? तो इसका परिमाण निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, इनको स्क्वायर करके जोड़ना है और फिर उसका रूट लगाना है। जैसे इसका देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं अपन, तो कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट 1 की ये -1 लेंगे हम, जैसे तो स्क्वायर इसका करना पड़ेगा, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9, दिस इक्वल टू 14। ये इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण आ गया स्थिति सदिश का। किसी भी सदिश का परिमाण हम इसी विधि से निकालते हैं। हमेशा ही हमें तीनों का स्क्वायर करके और प्लस करना है, फिर उसका वर्गमूल निकालना है। ये इसका परिमाण आ गया। जी, स्थिति सदिश ये कंप्लीट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में देखो, इसके साथ एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है, वो है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश विस्थापन सदिश विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे कोई कण या कोई पार्टिकल, कोई वस्तु पॉइंट ए से पॉइंट बी तक विस्थापित होती है, यहां से यहां तक, तो इसका विस्थापन सदिश क्या होगा? विस्थापन सदिश ज्ञात करने से पहले हमें उसका स्थिति सदिश का पता होना चाहिए। यानी इसका कोऑर्डिनेट मान लो हमें x1, y1 दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट हमें x2, y2 दे रखा है, तो इसका विस्थापन सदिश क्या होगा? अगर कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ए से बी तक, तो कितना विस्थापित हुई हो, तो उसका विस्थापन सदिश निकालेंगे हमें। इसका ये पता होना चाहिए, हमें स्थिति सदिश का पता होना चाहिए। स्थिति सदिश हमेशा हेड यहाँ रहेगा, टेल यहाँ। ये मान लो आर ए वेक्टर है, ये मान लो आर बी वेक्टर है। पॉइंट ए का स्थिति सदिश आर ए वेक्टर है, पॉइंट बी का स्थिति सदिश आर बी वेक्टर है,
तो ए और बी दोनों बिंदुओं के बीच जो विस्थापन सदिश है, यानी कोई कण यदि ए से बी तक जा रहा है तो उसका विस्थापन कितना होगा ना, तो वो कैसे हम व्यक्त करेंगे। तो विस्थापन सदिश आएगा जिसको हम डेल्टा आर से भी दर्शा सकते हैं, या हम इसको डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं आर बी ए के सापेक्ष बी की स्थिति। तो आएगा कितना, आर बी ए इक्वल टू, या डेल्टा आर भी कर सकते हैं उसको, इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए। ये भी हमें देखेंगे ये कैसे आ गया, वो अगला जो त्रिभुज नियम है उससे हम बताऊंगा मैं आपको ये कैसे आए माइनस, पर अभी आप इतना याद रखना है आर बी इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। अब आर बी कितना है, आर बी इसका स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, आर ए इसका पोजीशन वेक्टर है, और आर बी इसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया था आई और जे लगाना है, तो दिस इक्वल टू आर बी है आई केप x2, आई केप x2 प्लस जे केप y2, ये तो आर बी हो गया। फिर माइनस आर ए कितना आएगा, आई केप x1, तो माइनस ये आएगा जे केप y1। हम अगर कॉमन ले लें दोनों में, तो आई केप x2 माइनस x1 प्लस जे केप y2 माइनस y1, दिस इक्वल टू, अगर हम इसको डेल्टा x इसको डेल्टा y लिखें तो आई केप डेल्टा x प्लस जे केप डेल्टा y, ये आ गया हमारा डेल्टा आर, विस्थापन सदिश। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसका भी हम यूज करेंगे आगे। तो आज इस वीडियो में इतना काफी है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि सदिशों का हम योग कैसे करते हैं, उसको घटाते कैसे हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सदिशों को। अगला वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।